पूर्व जन्म के हत्यारे। उस अजीबोगरीब मुकदमे को सुनने के लिए अदालत कक्ष ठसाठस भरा हुआ था। गवाहों वाले कटघरे में खड़ी माधुरी चीख चीख कर कह रही थी, जज साहब, मुजरिमों के कटघरे में खड़े ये इंसान कातिल हैं, दरिंदे हैं। इन्होंने मेरे पति विनोद कुकरेजा, मेरी गुड़िया सी मासूम बच्ची पिंकी और मेरा कत्ल किया है। यह सुनकर मानो माधुरी ने अदालत कक्ष में बम फोड़ा हो। सुनते ही अदालत कक्ष में शोर मच गया। अरे ये क्या बक रही है? मुझे तो ये पागल लगती है। अपने ही मुंह से कहती है मेरा कत्ल कर दिया। मजबूरन जज साहब को कहना पड़ा, ऑर्डर ऑर्डर। अदालत कक्ष में पुनः इतना गहरा सन्नाटा छा गया कि सुई भी गिरे तो आवाज़ बम के धमाके के समान हो। अपनी ऐनक उतार कर साफ करते हुए जज साहब बोले, मिस माधुरी, आप कैसे कह सकती हैं कि मिस्टर दिलीप, मदन व किरण ने आपके पति व बेबी पिंकी की हत्या की है, जबकि अभी तक आपकी शादी भी नहीं हुई है। यही नहीं मिलॉर्ड, मेरे मुवक्किल दिलीप की सगाई मिस माधुरी से केवल 1 सप्ताह पूर्व ही हुई है। यह सुनते ही माधुरी बिफरी और शेरनी के समान गरज उठी। हाँ, यह सच है कि मेरी सगाई इस दरिंदे से ही हुई है, लेकिन मुझे आज भी याद है वो मंगल की रात। मेरी सगाई की खुशी में हम चारों ने पिकनिक का प्रोग्राम बनाया था। हम चारों यानी मैं, दिलीप का दोस्त मदन, मेरी सहेली किरण। चारों कॉलेज के समय से ही अच्छे दोस्त थे। दिलीप यार, मान गए तुझे, फैंटास्टिक। अभी तक तेरी कहानियों में ही ऐसी जगह का वर्णन पड़ा था, आज देख लिया। कहानियों की रूपरेखा तैयार करने के लिए मैं कई बार यहाँ आ चुका हूँ। अब जल्दी से सामान बाहर निकालो, बड़ी भूख लगी है। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। श्याम घिर आई और उसी पल तेज गड़गड़ाहट सुनकर सब उछल से पड़े। अरे हो गई गड़बड़, मौसम एकाएक खराब हो उठा है, हमें तुरंत चलना चाहिए। ठीक है, समेटो सब सामान। आनन फानन सारा सामान कार में भर दिया गया और ओह दिलीप, तेज बारिश शुरू हो गई है। तेज चलाओ दिलीप, रास्ता कच्चा है। अगर पानी ज़्यादा भर गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। डोंट वरी किरण, हम लोग शीघ्र ही पक्के रास्ते पर होंगे। उसी क्षण तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकी। माधुरी और किरण के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। उफ, ऐसा लगता है जैसे बिजली कहीं गिरी है। उफ, अब क्या होगा? हमें मौसम की ओर से लापरवाह नहीं होना चाहिए था। तुम दोनों बेकार ही घबरा रही हो। मैंने कहा न कि ओह नो। एकाएक ही दिलीप का पांव ब्रेक पेडल पर कस गया। क्या हुआ? कार क्यों रोक दी? हम आगे नहीं जा सकते मदन, पुल टूट पड़ा है। हे भगवान, इस मुसीबत को भी अभी टूटना था। नीचे नदी का बहाव भी तेज है और अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है। कुछ करो दिलीप। अब एक ही रास्ता बचा है। वह क्या? कार में बैठो जल्दी। सबके बैठते ही दिलीप ने कार रिवर्स करके दौड़ा दी। कुछ देर बाद उसने कार रोकी और सब तेजी के साथ कार से बाहर निकले। यह तुम हमें कहाँ ले आए हो? यह बहुत पुराना डाक बंगला है। फिलहाल सिर छिपाने के लिए यही जगह है। डाक बंगला या भूत बंगला? मैंने यहाँ आते जाते समय एक बार इसे देखा था, लेकिन कभी इसके भीतर नहीं जा पाया। अब तुम्हारी यह तमन्ना पूरी हो रही है। चारों तुरंत गेट खोलकर भीतर आ गए। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। दिलीप, यह बंगला तो हूबहू तुम्हारे हॉरर कहानियाँ जैसा है। यहाँ जान पर बनी है मदन, और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। दिलीप ने दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दरवाज़ा अचानक आवाज़ करता हुआ खुल गया। दरवाज़ा तो खुला है, चलो भीतर। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई रहता है। मुझे लगता है यहाँ रहते हैं भूत। प्लीज़ मदन। उस कमरे से गुजर कर चारों एक अन्य कमरे में आ पहुँचे। आज की रात हमें यहीं बितानी होगी। मदन, यहाँ लकड़ियाँ मौजूद है, आग जलाओ। ओके। उफ, कितनी भयानक जगह है। मदन ने आग जलाने की भरपूर चेष्टा की, किंतु आग नहीं जली। उसी क्षण सब चौंक पड़े। यह आवाज़ कैसी है? जैसे कोई दरवाज़ा पीट रहा हो। आवाज़ उधर से आ रही है। चारों धड़कते दिल के साथ दूसरे कमरे की ओर बढ़े। तभी आवाज़ आनी बंद हो गई। माधुरी डरे स्वर में बोली, इस तहखाने में कोई है दिलीप, देखना होगा। मदन ने कांपते स्वर में पुकारा, कौन है नीचे? कोई जवाब नहीं। दिलीप कहीं से नुकीले पत्थर ढूंढ कर ले आया, और जब मदन के पुकारने पर कोई जवाब न मिला तो ताला तोड़ना पड़ेगा। इसी पल तेज हवा के दबाव से खिड़की के पल्ले एक झटके के साथ खुल गए। मदन खिड़की बंद करने के लिए लपका, लेकिन तभी दीवार के साथ लगे आईने को देखकर वह ठिठक गया।
अरे आईने में यह माधुरी की झलक कैसी है? उधर दिलीप ने नुकीले पत्थर से ताला तोड़ डाला। बाहर कपकपा देने वाली बिजली कड़की। इसी के साथ संपूर्ण डाक बंगला एक तेज चीख से गूंज उठा, माधुरी की चीख से। दिलीप के हाथ से पत्थर छूटकर गिर गया। फटी हुई आंखों के साथ उसने मदन की ओर देखा और चीख पड़ा, मदन, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्या हुआ है? मदन झपट कर आईने के निकट पहुंचा और अपना चेहरा देखते ही उसके मुंह से चीख निकल गई, दिलीप, यह मुझे क्या हो रहा है? उसके पलटते ही इस बार माधुरी के साथ किरण के हलक से भी चीख उबल पड़ी, नहीं दिलीप, यह क्या हो रहा है? एकाएक मदन वहसियों के समान ठहाके लगाने लगा। अभी कोई कुछ समझ भी नहीं पाया था कि मदन ने निकट रखी कुर्सी उठाकर उन तीनों पर दे मारी। आह दिलीप, यह हमें मार डालेगा। नहीं, घबराओ नहीं, मैं उसे रोकता हूँ। मदन ने जलाने के लिए रखी गई लकड़ियों में से एक मोटी 2 मुँह लकड़ी उठा ली। न जाने इसे क्या हो गया है, इसका मुकाबला करना पड़ेगा। मदन ने भीषण वेग के साथ लकड़ी घुमा दी। दिलीप ने बचने की भरपूर चेष्टा की, लेकिन मौत को कपा देने वाली हंसी हंसते हुए मदन लकड़ी उसकी गर्दन पर रख कर दबाने लगा। दिलीप, नहीं, उफ, हेल्प गॉड हेल्प। अगले ही पल दिलीप ने मदन के सीने पर एक जबरदस्त ठोकर जड़ दी। उफ, यह खूनी हो गया है माधुरी। दिलीप ने लकड़ी उठा ली और एक भरपूर वार मदन पर करते हुए वह चिल्लाया, माधुरी, वह तहखाना का दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो। एक पल का भी मौका दिए बिना दिलीप ने मदन की गर्दन में वह लकड़ी फंसा दी। अगले ही क्षण दिलीप ने बाजुओं का एक तीव्र झटका दिया। तब तक माधुरी व किरण ने तहखाने का दरवाज़ा खोल दिया था। फिर उफ, मदन जिंदा नहीं बचेगा। तभी किरण ने फुर्ती से दरवाज़ा बंद कर दिया और चिल्ला उठी, मदन नहीं बचेगा, वह नहीं बचेगा माधुरी। किरण की ओर देखती माधुरी चौंक पड़ी। किरण, क्या बक रही हो? होश में आओ। दिलीप, देखो इससे क्या हुआ है, शायद बुरी तरह से डर गई है। किरण, किरण, माधुरी, थोड़ा पानी दो। मदन कहाँ है? हिम्मत से काम लो किरण, भगवान ने चाहा तो मदन ठीक ही होगा। अचानक सब पुनः उछल पड़े। तहखाने से फिर वही आवाज़ आ रही है, खड़खड़। कहीं यह मदन तो नहीं है? मदन? किरण तहखाने का द्वार खोलने के लिए जंजीर पर झपटी। ठहरो मदन, मैं खोलती हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। किरण, रुको किरण, बेवकूफ़ किरण, नहीं। अचानक तहखाने की झिर्री से एक हाथ निकला और उसने किरण का पाँव पकड़ लिया। नहीं माधुरी, दिलीप, मुझे बचाओ। दिलीप पागलों के समान उस हाथ पर घूंसे बरसाने लगा, लेकिन मदन के हाथ की पकड़ मजबूत थी। किरण को अपना पांव टांग से जुदा होता महसूस हुआ। दर्द से बिलबिलाती हुई वह चीखती चली गई, दिलीप, मुझे बचाओ, माधुरी, प्लीज, ओ गॉड। उसी पल दिलीप की निगाहें वहीं पड़े एक हंसिए पर पड़ी और, घबराना नहीं किरण, मैं आ रहा हूँ। दिलीप, प्लीज जल्दी करो, कुछ करो, वह किरण को भीतर खींच रहा है। दिलीप ने हंसिया का वार हाथ पर किया। दूसरे ही पल दिलीप ने हाथ को खींचकर अलग किया और उसी तहखाने में फेंक दिया। उफ, आह, किरण, किरण। तब तक किरण बेहोश हो चुकी थी। हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? उफ, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है माधुरी की एकाएक यह सब क्या हो गया। दिलीप, हाँ, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। इस जगह बुरी आत्माओं का वास है। हम अभी किरण के साथ यह जगह छोड़ देंगे। और मदन, इसका क्या होगा? तभी किरण को होश आया। आह, अब घबराने की बात नहीं है किरण, तुम ठीक हो। सहसा मदन की आवाज़ सुनकर सब उछल पड़े। दिलीप, माधुरी, किरण, मुझे बाहर निकालो। यह तो मदन की आवाज़ है, वह हमें पुकार रहा है, उसे बाहर निकालो दिलीप। ओह हाँ, ठीक है। दिलीप तहखाने की ओर बढ़ा और अचानक उसे उछल जाना पड़ा। तहखाने से रक्त की मोटी बौछार निकलकर दिलीप के ऊपर पड़ी। वह भयानक दृश्य देखकर किरण उछलकर कई कदम पीछे हट गई। नहीं नहीं नहीं, दिलीप। खिड़की पुनः एक झटके के साथ खुल गई और बारिश की तेज बौछारें भीतर आने लगी। खून में नहाया दिलीप खिड़की बंद करने के लिए झपटा। ओह, न जाने यह तूफान कब थमेगा। अचानक किरण की निगाह आईने पर पड़ी। अरे माधुरी, और उसका चेहरा विकृत होने लगा। किरण पर निगाहें पड़ते ही दोनों के देवता कुछ कर गए। हा हा हा, ओ माय गॉड, किरण भी। किरण ने लपक कर चिकती हुई माधुरी के बाल पकड़ लिए और उसे चक्कर घिन्नी के समान घुमाने लगी। माधुरी, उफ, उसे किरण से बचाना होगा। कमरा माधुरी की चीखों से गूंज उठा।
एकाएक ही किरण ने माधुरी को छोड़ दिया। दूसरे ही पल दिलीप ने उसे कुशल खिलाड़ी के समान लपक लिया। भयानक भाव चेहरे पर लिए किरण ने उनकी ओर कदम बढ़ाए। दिलीप, उस पर आत्मा का साया पड़ चुका है, वह हमें मार डालेगी। दिलीप ने निकट पड़ी रस्सी पर जंप लगा दी और उसका फंदा बनाने लगा। ऐसे में किरण की जान जा सकती है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मुझे यह कदम उठाना ही होगा। दिलीप ने रस्सी को दीवार की ओर झटका दिया। अगले ही पल दिलीप कंठ फाड़कर चीख पड़ा, माधुरी, तय खाने के दरवाजे का ताला हटा दो, मेरे कहते ही दरवाजा खोल देना, क्विक। खोलो। दिलीप की चीख सुनते ही माधुरी ने द्वार खोल दिया और उसी क्षण दिलीप ने पुनः एक तीव्र झटका उसे दिया। बंद करो दरवाजा। माधुरी दरवाजे सहित उस तहखाने के ऊपर आ गिरी। लेकिन तब तक दिलीप द्वार की सांकल में ताला लगा चुका था। तो तुम ठीक तो हो ना माधुरी? हम किरण को भी खो बैठे, कहती हुई माधुरी फुट फुट कर रोने लगी। उसी क्षण कमरे में जैसे तूफान आ गया। दहशत की मारी माधुरी चीख उठी, उफ, यह क्या है? भागो दिलीप, अंदर, हम यहाँ रहे तो जिंदा नहीं बचेंगे। माधुरी ने दरवाज़ा खोलने की चेष्टा की, लेकिन दरवाज़ा टस से मस न हुआ। उफ, दरवाज़ा नहीं खुल रहा। उस चोट के साथ ही दिलीप धड़ाम से नीचे गिरा और बेहोश हो गया। इसी के साथ कमरे में उठा तूफान शांत पड़ गया। माधुरी चीखती हुई दिलीप के निकट पहुंची और, दिलीप उठो दिलीप। उफ भगवान, यह सब क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? शायद यह खिड़की खुल जाए। खिड़की की ओर बढ़ते माधुरी के कदम एकाएक ठिठक गए। यह क्या, मेरी तस्वीर? वह आईने की ओर खींचती चली गई। इस आईने पर मेरी तस्वीर किसने बनाई है? अचानक उसे अपना दिमाग झंझनाता सा महसूस हुआ। अरे उफ, मेरा सिर क्यों चकरा रहा है? आंखें आईने पर चिपक कर रह गई, जो किसी चित्रपट की तरह अपने दृश्य बदलने लगा था। विनोद, विनोद, ओफो, सुनो तो, क्यों सता रहे हो? बस 2 घंटे और माधुरी डियर, इस दर्पण पर तुम्हारी यह चित्र एक यादगार कृति साबित होगी। 2 घंटे? बाप रे बाप। विनोद प्लीज मुझे सताओ मत। मम्मी आप पोर्ट्रेट बनवाइए, मैं चली बाहर खेलने। अरे पिंकी सुन तो, कहीं दूर मत निकल जाना, आगे जंगल है। नहीं जाऊंगी, मैं लॉन में हूँ। 2 घंटे पश्चात, यह लो माधुरी डियर, तुम्हारा यह चित्र पूरा हो गया। यू आर ग्रेट आर्टिस्ट विनोद, आई लव यू। सहसा माधुरी बोली, विनोद, शहर से दूर एकांत में बने अपने इस बंगले में रहते हमें कई दिन हो गए हैं। अब शहर चलकर अपने बिजनेस पर ध्यान दे देना चाहिए। बिजनेस की तुम फिक्र मत करो, मेरा चचेरा भाई दिलीप सब संभाल लेगा। इसी क्षण, अरे पिंकी की फुटबॉल, इस पर तो खून लगा है। बुरी बुरी आशंकाएं मन में लिए दोनों अभी कमरे से बाहर निकलना ही चाहते थे कि पिंकी, पिंकी, पिंकी। उफ, तुम्हारी पिंकी अब वहाँ पहुँच चुकी है विनोद, जहाँ कुछ देर बाद तुम भी पहुँच जाओगे। तो तुम दिलीप, यह क्या बकवास है? मेरी पिंकी को क्या किया है तुमने? मदन यार, जरा इन्हें पिंकी के दर्शन तो करा दे। अभी लो गुरु। किरण, जरा ये कपड़ा हटाना तो। और कपड़ा हटाते ही माधुरी के कंठ से चीख उबल पड़ी, पिंकी, उफ कमीने, तूने मार डाला इस मासूम को। हा, तुम्हारे रहते हुए मेरा अमीर बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता था, इसलिए तेरे पूरे खानदान को सफाया आवश्यक है। कहने के साथ दिलीप फंदा कसता चला गया। विनोद के नीचे गिरते ही माधुरी बिफरी से हुई शेरनी के समान किरण पर टूट पड़ी। किरण कमीनी, दोस्ती के नाम पर कलंक, तूने भी मुझसे गद्दारी की है, मुंह नोच लूंगी मैं तुम सबका। इसी पल झपट कर दिलीप ने फंदा माधुरी के गले में डालकर कस दिया। माधुरी ने दम तोड़ दिया। इसकी लाशों को इस तहखाने में डालकर ताला लगा दो। इस डाक बंगले का किसी को पता नहीं है, अतः यह रहस्य ही रहेगा। ऐसा ही करते हैं। लेकिन डाक बंगले से निकलकर वे लोग भी अधिक दूर नहीं जा पाए और उफ, कार के ब्रेक फेल हो गए। संभालो, आगे पुल है। दूसरे ही पल कार नदी में जा गिरी। हमें अपने पापों का दंड मिल गया है। तीनों में से कोई जीवित नहीं बचा। वह सब दृश्य देखते देखते माधुरी की आंखों में खून बरसने लगा। दिलीप, किरण, मदन, तुम तीनों हमारे सुखी परिवार के पूर्व जन्म के हत्यारे हो। दिलीप ने आंखें खोल दी और, माधुरी तुम ठीक तो हो ना? और ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? मैंने वो आईना देख लिया है दिलीप। दिलीप चौंक कर बोला, आईना? क्या बक रही हो? उसमें मेरी अतीत छुपा है, तुम नहीं देखोगे उसे? आओ मैं दिखाती हूँ तुम्हें। माधुरी, यह क्या हो गया है तुम्हें? बाहर तूफान अपनी चरम सीमा पर था।
देखो दिलीप, देखो इसे। अरे तुम्हारी तस्वीर किसने बनाई? और दिलीप अचानक बुरी तरह उछल पड़ा। मेरा चेहरा? यह देखते ही माधुरी भयानक ढंग से अट्टहास लगाकर बोली, यह तेरे पिछले जन्म का पाप है कुत्ते। अब तेरी जगह भी यही तह खाना है। नहीं, एकाएक माधुरी ने उसे कस कर पकड़ लिया। नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं उस आईने को तोड़ डालूंगा। वह आईना ही इस मुसीबत की जड़ है। माधुरी, माधुरी। माधुरी ने दिलीप को साथ लिए हुए तहखाने में छलांग लगा दी। माधुरी नहीं। मदन व किरण के निष्क्रिय पड़े शरीरों में मानो प्राण फूंक दिए गए हो। नीचे गिरते ही माधुरी अपने होश खो बैठी। नहीं, मुझे इन जैसा बनने से पूर्व ही उस आईने की मौत बनना है। दिलीप ने बेहद फुर्ती के साथ माधुरी के अचित शरीर को उठाया और तहखाने की सीढ़ियों की ओर लपका। तभी उछलकर मदन ने पीछे से उसे पकड़ लिया। उफ, नहीं। हा हा हा। दिलीप ने दांत पीसते हुए अपने पांव की ठोकर मदन के घुटने पर जड़ दी और मदन की पकड़ से छूट निकला। लेकिन अभी वह सीढ़ी तक पहुंचा ही था कि किरण के खूनी पंजे उसके चेहरे पर फिसलते चले गए। हा हा हा। तभी पीछे से मदन ने अपने दांत उसके कंधे में गड़ा दिए। दिलीप की हृदय विदारक चीख गूंज उठी। चीख कर वह पीछे हटा। उसका हाथ कुदाल पर जा पड़ा। उसने तुरंत कुदाल उठा ली और पुनः हवा के झोंके के समान सीढ़ियों पर लपका। उफ, मेरा शरीर भी तेजी से इन जैसा होता जा रहा है। अगर मैं कुछ देर और यहाँ रुक गया तो जीवन भर इसी नरक में रहना होगा। वह तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, लेकिन अभी वह तहखाने के बाहर ही निकलना चाहता था कि उफ, मेरा पाँव। ओह, यह मुझे नीचे खींच रही है। नहीं। फिर एकाएक दिलीप ने हाथ उठाकर कुदाल शीशे की ओर फेंक मारी। तब तक किरण उसे वापस तहखाने में खींच चुकी थी। दिलीप धड़ाम से तहखाने में आ गिरा और अचानक जैसे वक्त थम गया हो। आह, ओह। दिलीप के चेहरे से भी झुर्रियाँ समाप्त हो गई। यह देखते ही वह प्रसन्नता से चीख पड़ा, मदन, किरण, मौत का साया टल गया। ओह, मैं ठीक हो गई। आह। तीनों होश में आ रही माधुरी के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। माधुरी, होश में आओ। माधुरी, देखो सब ठीक हो गया है। काली रात बीत गई है माधुरी। उफ, मेरा हाथ। हाँ, लेकिन तुम लोगों की रातें अभी काली रहेगी पूर्व जन्म के हत्यारों। मैं तुम्हें सजा दिलवाऊंगी। कहती हुई माधुरी के मुंह से क्रोध के कारण झाग निकलने लगे। जज साहब, इन तीनों ने पूर्व जन्म में मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ डाला था। मैं इन्हें फांसी पर चढ़ा देखना चाहती हूँ। अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। अगले दिन सभी बयानात सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तीनों अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष हैं, क्योंकि इस जीवन में उन्होंने कभी कोई अपराध नहीं किया और अगर पूर्व जन्म में उन्होंने कोई अपराध किए भी हो तो इस जन्म में उन्हें दंड देना अन्याय व बर्बरतापूर्ण होगा। अतः यह मुकदमा खारिज किया जाता है और अदालत मिस माधुरी की भावनाओं को समझते हुए उनसे यह प्रार्थना करती है कि पूर्व जन्म की दुर्घटनाओं को भुलाने की चेष्टा करे। नहीं। अगले दिन, माधुरी, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मैं तुम्हारी सूरत भी से भी नफरत करती हूँ। चले जाओ यहाँ से। बस, बहुत हुआ माधुरी, बहुत जलील कर लिया है तुमने हम सबको। आह। दिलीप खूंखार स्वर में बोला, यह लो, इस पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए मुझे। तुमसे शादी तो अब मैं कर नहीं पाऊंगा और तुम्हारी करोड़ों की दौलत को भी यूं कैसे हाथ से निकल जाने दूंगा। चलो इस पर हस्ताक्षर करो। नहीं, मैं थूकती हूँ तुझ पर कमीने। आह। दिलीप ने गुर्राते हुए चाकू बाहर निकाल लिया। पूर्व जन्म में हम तेरे हत्यारे थे कमीनी। अगर इस जन्म में भी तेरी हत्या करने पड़ी तो चुकेंगे नहीं। नहीं। और अचानक माधुरी मछली के समान फिसल कर मदन व किरण की पकड़ से निकल भागी। पकड़ो उसे। आनन फाननी वह अपनी कार में सवार हुई और पीछा करो उसका। पकड़ा जाना बेहद आवश्यक है। दिलीप, किरण व मदन तीनों की कार माधुरी की कार के पीछे लग चुकी थी। वह रही। उफ, अगर इस समय एक पिस्तौल होता तो। फिर अचानक माधुरी ने कार रोकी और विनोद, विनोद, मुझे बचाओ। डाक बंगले के भीतर पहुंचकर माधुरी फूट फूट कर रोती हुई कहती चली गई, विनोद, अगर पूर्व जन्म में हमारा प्यार सच्चा था तो मेरी मदद करो, इन हत्यारों से मुझे बचाओ। विनोद, तुम्हें आना होगा। तभी, यहाँ अब कोई नहीं आएगा माधुरी डार्लिंग। ठीक उसी पल मानो भूकंप सा आ गया। डाक बंगले की एक एक ईंट मानो कांप उठी। अगले ही पल एक भयानक आवाज करता हुआ संपूर्ण डाक बंगला रेत के ढेर की तरह नीचे आ पड़ा। कई चीखें उस ढेर के अंदर ही दम तोड़ गई। वह तूफान शांत हुआ तो लड़खड़ाता हुआ एक जिस्म मलबे के बाहर निकला। वह जिस्म माधुरी का था। विनोद,
इन हत्यारों को मौत के साथ ही आज मेरे दिल को सुकून मिला है। अब मैं चैन से जी सकूंगी। और लड़खड़ाते कदमों से माधुरी अपनी कार की ओर बढ़ गई। समाप्त।